सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लहासा की ओर पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ का अध्ययन करने से पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। लहासा की ओर पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। तो राहुल सांकृत्यायन हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के पंधा गांव में सन 1893 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1963 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, ये आदि इनकी रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताएं। यात्रा वृत्त लेखक में राहुल जी का स्थान अद्वितीय है। उन्होंने घुमक्कड़ी के शास्त्र की रचना की। उन्होंने घुमक्कड़ी के लाभ का विस्तृत उद्देश्य बताया। इनकी भाषा शैली के बारे में जानते हैं। राहुल जी ने अपनी रचनाओं में तत्सम तद्भव के साथ साथ अरबी, फारसी, हिंदी की बोलियों के रोचक शब्दों का भी प्रयोग किया। तो अभी आपने कवि का परिचय जाना बच्चों। अब हम पाठ के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। लहासा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिखमंगे के छद्म वेश में की। इस पाठ में उन्होंने लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का रोचक वर्णन किया है। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारी मिलती है। तो ये मैंने आपको पाठ के बारे में संक्षेप में बताया। अब हम पाठ का वाचन करेंगे। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कालिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर तक जा सकते हो। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रूप में बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो अभी मैंने आपके सामने इस गद्यांश का वाचन किया है। तो इस गद्यांश में लेखक ये कहना चाहते हैं कि पहले तिब्बत से जो यात्रा होती थी वो नेपाल के रास्ते से होती थी और ये जो व्यापारिक स्थान थे यहाँ पर हिंदुस्तान से भी चीज़ें जाती थी
और यहाँ पे कई फौजी किले भी थे, फौजी छावनियाँ थी यहाँ पे, और छोटे छोटे किले भी थे। आजकल यही फौजी किले जो हैं बहुत पुराने हो चुके हैं और इनमें लोग रहने लगे हैं। और ऐसा ही एक परित्यक्त, यानी परित्यक्त का अर्थ होता है बच्चों त्यागा हुआ, एक ऐसा ही त्यागा हुआ किला था जिसमें हम ठहरे थे। और वहाँ पर हमने वहाँ ठहरने के बाद ये देखा कि वहाँ पर जाति पाति छुआछूत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, और ना ही वहाँ पर औरतें पर्दा करती थी। और वहाँ पर हम जाकर अपनी चीज़ों को देकर चाय बनवा सकते थे। और वहाँ पे एक विशेष प्रकार की चाय पी जाती है जिसमें दूध और मक्खन मिलाकर उसे तैयार किया जाता है। अब हम अगली गद्यांश पढ़ेंगे। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी थे, भिखमंगे भी थे। और 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक शब्द आया राहदारी। राहदारी का अर्थ होता है रास्ते का कर, जो भी रास्ते में चलते हैं तो उनसे कर लिया जाता है, जिसे इंग्लिश में टैक्स कहा जाता है। थोंगला जो है तिब्बती सीमा का एक स्थान है। तो यह, और इसमें एक शब्द आया सुमति। सुमति जो है एक मंगोल भिक्षु थे जो कि लेखक के मित्र थे। और एक शब्द आया इसमें मनोवृत्ति, उस समय की सोच। तो इसमें ये लिखा है कि उस समय जो है लेखक एक सभ्य भेष में पहले यहाँ पे यात्रा के लिए आए थे, तो उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और यहाँ पर शाम के समय लोग छंग नामक मदिरा का सेवन करके अपने होश हवास खोकर बैठे होते हैं। तो यहाँ पर शाम के समय यात्रा करना बहुत ही खतरे से खाली होता है। अब हमें सबसे निकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकौर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चले जाएंगे। तो इस गद्यांश में लेखक लहासा के विकट जो ऊंचे स्थान है, पहाड़ी स्थान है, डांडा जिसे कहा जाता है, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है कि ये स्थान बहुत ही निर्जन होते थे और यहाँ पर डाकू जो है लोगों का खून कर देते थे, उनसे लूटपाट करते थे। और खुफिया विभाग और पुलिस पर यहाँ पर इतना खर्चा नहीं किया जाता है। यहाँ लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक लेकर फिरते हैं। और यहाँ पर हम लोग भिखमंगों के वेश में गए
और जहाँ पर हमें कोई दिखाई देता तो हम अपनी जीभ को बाहर निकाल लेते थे और कुची कुची यानी दया दया करके पैसे मांगने लगते थे। तो हम अगला गद्यांश पढ़ेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। हमें यहाँ पर अब हम डांडे के काफ़ी ऊंचे वाले स्थान पे थे, जहाँ से हमें हिमालय के श्वेत शिखर अर्थात बर्फ के पहाड़, छोटे छोटे बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे थे। और सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। पहले तो हम चढ़ाई चढ़े थे, लेकिन अब हमें उतराई पर चलना था। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल पड़े। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनविस्तों की तरह अपने घोड़े पर घूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकौर का रास्ता दाहिने वाला है। तो यहाँ पे लेखक ये बता रहे हैं कि जब हम डांडे की यात्रा कर रहे थे तो हम जो है रास्ता भटक गए और मेरा जो घोड़ा था वो 1.5 किलोमीटर लंगकौर के रास्ते से भटक चुका था। तो इसके बाद लेखक, मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे लेखक और सुमति दोनों ही भटक गए थे और बहुत समय बाद फिर वे एक साथ मिल पाए। लंगकौर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुप्पा पिया। सत्तू आप जानते हैं बच्चों, ये होता है अनाज को भूनकर बनाया जाता है और चने को, गेहूं को भूनकर बनाया जाता है। थुप्पा होता है, ये मैदे से बनाया जाता है और इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां मिलाई जाती हैं। अब हम अगला गद्यांश पढ़ेंगे। अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। तो आपने यहाँ पे एक शब्द पढ़ा है गंडे। गंडे का अर्थ होता है बच्चों ताबीज। इसमें कुछ मंत्र किया होता है और ताबीज बनाई जाती है। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भारिया ढूंढने की कोशिश की। भारिया मीन्स जो, भारिया का अर्थ होता है बच्चों जो सामान को ढोकर ले जाता है, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप बड़ी तेज होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो इसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत ही धूप तेज होती है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे।
तो इसलिए आदमी मिलने पर बहाना का कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। मठ बोलते हैं बच्चों विहार को। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर का अर्थ होता है बच्चों बुद्ध वचन जहाँ पे होते हैं कि हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बच्चों अभी आपने ल्हासा की ओर पाठ के बारे में जाना। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दों का अर्थ जान लेंगे। पहला शब्द है बच्चों व्यापारिक, व्यापार से संबंधित। दूसरा शब्द है बसेरा, रहने की जगह। परित्यक्त, छोड़ा हुआ। अपरिचित, अनजान। राहदारी, यात्रा या रास्ते का कर। मनोवृत्ति का अर्थ होता है सोच। विकट, कठिन। डांडा, ऊंची जमीन। पहाड़ के ऊपर जो ऊंची जमीन होती है उसे डांडा कहा जाता है। दुरुस्त, ठीक। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद आपका।